नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कवि दुष्यंत की एक पंक्तियां हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश यह है कि कोई ये सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है संसद में जो कुछ हो रहा है, बीते कई दिनों से आज लगातार 9वें दिन भी संसद में जो कुछ दिखा, जो दिखाई दिया, जिस तरह से हंगामा हुआ, जो हंगामा सुनाई दिया, उसके बाद ऐसा लगता है कवि दुष्यंत कुमार आज अगर होते तो संसद को देखकर यही कहते, सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही है मकसद। जी हां, चर्चा की बात हर तरफ से हो रही है। सरकार कह रही है हम चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष कह रहा है हम चर्चा चाहते हैं। तो सवाल यह है, विपक्ष चर्चा चाहता है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो फिर चर्चा क्यों नहीं हो रही? कभी मणिपुर का नाम लेकर, आज तो दिल्ली का नाम लेकर संसद में हंगामा हुआ, और फिर कभी जो है विपक्ष की ओर से कहा गया कि वो चाहते हैं पहले संसद में चर्चा हो। उसके बाद आज विपक्ष जो है राष्ट्रपति के पास भी पहुंच गया। सरकार कह रही है कि हम चर्चा से कहां भाग रहे हैं, हम चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसके पास, सरकार के पास सभी सवालों का जवाब है। इस सब के बीच, इस सब तू मैं और खींचतान के बीच हो क्या रहा है? हो यह रहा है कि बीते 9 दिन से संसद नहीं चल रही है। और यह पहला मौका नहीं है। अगर आपने देखा होगा, बीते कुछ सालों से संसद के लगातार एक के बाद एक सत्र, एक के बाद एक संसद के जो सत्र हैं, वो किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी कारण से वो सत्र नहीं चल रहे हैं। मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं। आपने देखा इसी दौरान, हमने पिछले कुछ समय में ही, बीते एक साल में हमने देखा संसद में इतना हंगामा हुआ कि बाकायदा मार्शलों की गर्दन पकड़ के उनको घूंसे मारने तक की एक सांसद दिखाई दिए, प्लेकार्ड बार बार लहराते हुए दिखाई दिए। और आज इस हंगामे से लोकसभा अध्यक्ष इतने आहत हो गए कि वो अपने आसन पर नहीं बैठे। और खबरें ये आ रही हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ने तय किया, सूत्रों के हवाले से आ रहा है, मैं नहीं जानता इसमें कितना सच है, अभी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आज लोकसभा स्पीकर बहुत नाराज थे इस हंगामे से, और उन्होंने कहा जब तक हंगामा होगा मैं सदन में अपने आसन पर नहीं बैठूंगा। उधर राज्यसभा में भी, राज्यसभा के जो उपसभापति हैं, जो राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़, उनकी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी तकरार हुई। तो इस सब के पीछे आखिर क्या है? क्या ये चुनाव की ओर देश जा रहा है, इसलिए अपने अपनी चुनावी रोटियां सेकने के लिए, अपना अपना मकसद जो है जनता को एक मैसेज देने के लिए चुनावी साल में क्या संसद में किसी ना किसी बहाने से हंगामा किया जा रहा है? दो टूक में आज इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए जरा देखिए आज संसद में क्या कुछ हुआ और उसके बाद क्या कुछ कहा नेताओं ने। This is a platform to serve the people at large as per rule of law. Such a failure, the people have to judge by themselves. I surely, sitting in this chair, cannot appreciate such a conduct by the honorable members. Honorable members, both the honorable members. मैं आपको फिर चेतावनी दे रहा हूं कि अब सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने के लिए मुझे सदन में कार्रवाई करनी पड़ेगी। मुझे लगता है विपक्ष के लोगों ने इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। विपक्ष के लोगों ने एक बार पुनः विचार करके तय करना चाहिए। इस सदन में मणिपुर की चर्चा हम चाहते हैं, हम आज की आज चाहते हैं। आज की आज चर्चा शुरू की जाए 176 रूल में, और आज की आज दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन और राज्यसभा में 267 ये हम बार बार लाते गए, और राज्यसभा में तो कम से कम 65 लोग रोज 267 में नोटिस देते थे, लेकिन उसको सरकार रिजेक्ट कर दी थी, बोलने नहीं देती थी। ये एक
वहां पर स्थिति बनी। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला कि इस सदन को ताकत दी है संविधान के तहत। जिस संविधान के आर्टिकल का वो उल्लेख कर रहे थे, उसी संविधान के आर्टिकल का उन्होंने उल्लेख किया और पैरा 7 पढ़ करके सुनाया कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है दिल्ली से संबंधित मामलों में। सदन चल रहा है, राज्यसभा तो हमने लिस्ट में भी डाला था, चर्चा करो। और गृह मंत्री बहुत ही डिटेल में चर्चा करने के लिए कितना घंटा तक वो चर्चा करना चाहते हैं, उतना चर्चा करने के लिए जब भारत सरकार तैयार है और स्वयं गृह मंत्री जो उधर होके आए वो रिप्लाई देने के लिए, इनका प्रॉब्लम क्या है यही मैं समझ नहीं आ रहा हूँ, लोग भी समझ नहीं पा रहे। विरोध कर ही दिए हैं, लेकिन ये सरकार कोई तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो मर्जी ये धड़ल्ले से पास करा देते, इसको आप कह सकते कि बुलडोजिंग किए जाते हैं। ये लोकतांत्रिक रवायतों को, संघीय ढांचे को मजबूत करने की लड़ाई नहीं लड़ रहा। लेकिन मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, कल को जो आपके साथ होगा ना, तो शायद आपको फिर भी हम साथ देंगे। जो मोटिव इसके पीछे सब दिखता है ऑपोजिशन का, वो महिलाओं की सुरक्षा या महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं दिख रही है। ये सिर्फ उनका एक एजेंडा है कि पार्लियामेंट नहीं चलने देना है। तो आपने देखा किस तरह से लगातार जो है हंगामा संसद में चल रहा है। स्पीकर की ओर से, डिप्टी स्पीकर की तरफ से लगातार अनुरोध किया जा रहा है और अपनी अपनी तरफ से सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। विपक्ष कह रहा है कि सरकार सुनती नहीं है। लेकिन इस सब के बीच सवाल यह है कि नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान देश का हो रहा है, डेमोक्रेसी का हो रहा है, संसद के कीमती समय का हो रहा है। इसी सब पर आज चर्चा होगी और दो टूक में मेरा आज का सवाल, जिस पर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हर तरफ अपने अपने बहाने हैं। इसीलिए दो टूक में मेरा जो आज का सवाल है वह आपके सामने है। आज दो टूक में मेरा आज का सवाल, चर्चा नहीं हंगामा, चर्चा से बचने का क्यों हर बार नया बहाना? जी हां, चर्चा नहीं हंगामा, चर्चा से बचने का क्यों हर बार नया बहाना, ये मेरा सवाल। और उस पर आज की चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं आरपी सिंह, सरदार आरपी सिंह जी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी। अनुज अत्री मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता अनुज अत्री हैं। मेरे साथ एसके दुबे जुड़े हैं, अभी दिख नहीं रहे स्क्रीन पे, जल्दी जुड़ेंगे मेरे साथ। एसके दुबे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है और अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार स्तंभकार, मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं। एसके दुबे जी को जरा दिखाइए स्क्रीन पर। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं अनुज अत्री आपसे। अनुज अत्री जी, भाई विपक्ष कह रहा है कि भाई सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं, सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष भाग रहा है। अभी हमने सुना केंद्रीय मंत्री कह रहे थे कि प्रॉब्लम क्या है ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई विपक्ष चाहता क्या है। विपक्ष कहता है सरकार सुनती कुछ नहीं है। सवाल यह है कि सच क्या है और ये बहाने किस तरफ से हैं, किसके क्या बहाने हैं? क्योंकि ये अब तो ये तय है ना, अगर लोग चर्चा चाहते हैं, सरकार कह रही है चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष कह रहा है चर्चा चाहता है, तो फिर चर्चा हो क्यों नहीं रही है? अनुज अत्री जी, देखिए, बड़ी विडंबना है अशोक जी कि जो विपक्ष कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, चाहे राज्यसभा में हो या लोकसभा में, लगातार बीते 2-3 सेशंस बीत गए और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हठधर्मिता की वजह से चर्चा नहीं हो पा रही है। पहली बार ऐसा देखने को आ रहा है, बीते पिछले सेशन में भी ऐसा हुआ, उससे पिछले सेशन में भी ऐसा हुआ और वर्तमान में भी ऐसा हुआ कि विपक्ष बार बार मांग कर रहा है सरकार से, बीजेपी की सरकार से कि आप चर्चा कीजिए, हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन चर्चा नहीं करने दिया जा रहा। बार बार सांसदों के माइक बंद कर दिए जाते हैं, सरकार उनकी मांग नहीं स्वीकार कर रही है। मणिपुर इस देश का अहम हिस्सा है, हमारे देश का। मणिपुर की माताएं बहनें हमारी इस देश की नागरिक हैं, उनके साथ जिस तरह से जो है वहां पर एक वाहियातपना हो रहा है, मानवता को शर्मसार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इतनी गंभीर फटकार सरकार को, मणिपुर की और केंद्र सरकार को लगाया है। वहां पर 60,000 से ज्यादा लोग जो है अपने घरों में नहीं रह पा रहे हैं। 200 से ऊपर के लोगों की वहां कत्लेआम हो चुका है, हजारों घर लोगों के जला दिए गए हैं।
3 महीने से ऊपर का समय हो गया है, तो क्या उस पर इस देश में चर्चा नहीं होनी चाहिए कि पार्लियामेंट किस लिए बनी हुई है? पार्लियामेंट का गठन किसने हुआ है? सब देश के कोने कोने से किसने संसद में आते हैं? हम चाहते हैं कि चर्चा की जाए। और जब नो कॉन्फिडेंस अनुज जी आप मणिपुर से चिंतित हैं। अनुज जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? और उसके बाद अनुज जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? पहली प्राथमिकता ये होती है अनुज जी को क्या मेरी आवाज मिल रही है? सबसे पहले आपको अनुज जी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? अनुज जी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? मुझे आपकी आवाज ढंग से आ नहीं रही है। अनुज जी को मेरी आवाज नहीं आ रही है, जरा कोशिश कीजिए अनुज जी मुझे सुन पाए, क्योंकि अनुज जी आप ये कह रहे हैं कि आप जो है मणिपुर को लेकर चिंतित है। विपक्ष बिल्कुल मणिपुर को लेकर पूरा देश चिंतित है, लेकिन सवाल यह है कि फिर मैं कह रहा हूं, आप बार बार एक ही शब्द दोहरा रहे हैं कि चर्चा से चर्चा। सरकार भी चर्चा की बात कर रही है, तो आप भी चर्चा की बात कर रहे हैं, सरकार भी चर्चा की बात कर रही है, तो फिर सवाल तो यही है ना, आप फिर चर्चा कौन चर्चा से भाग रहा है? मुझे ये बताइए। आज तो बाकायदा जो राज्यसभा के स्पीकर हैं उन्होंने तो चर्चा शुरू करवाने के लिए उन्होंने एक सदस्य को बुला लिया, उन्होंने कहा मणिपुर पर चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उसके बाद विपक्ष खड़ा हो गया, खड़गे जी खड़े हो गए, दिग्विजय जी खड़े हो गए, दिग्विजय जी कह रहे खड़गे जी को सुनिए, खड़गे जी को सुनिए। अगर चर्चा जो है स्पीकर ने शुरू करवा दी थी तो आप सुन लेते, उसके बाद आप जवाब देते। देखिए, जिस तरह से सदन में भी राजनीति की जा रही है, तो कौन कर रहा है राजनीति? सत्ता पक्ष की तरफ से राजनीति की जा रही है। आज मणिपुर के विषय पे भी राजनीति की जा रही है। कितनी विडंबना और कितनी दुख की बात है कि मणिपुर जैसे विषय के ऊपर कम से कम कांग्रेस पार्टी बार बार ये कहती है यहां राजनीति मत कीजिए, और हम आपके साथ कोई राजनीति नहीं करना चाहते। अनुज जी आप पर दोषारोपण का समय नहीं है। अनुज जी सदन के ऊपर दोषारोपण भी नहीं करना चाहते। अनुज जी एक मिनट भाई, अनुज जी को आवाज मेरी मिल रही। अनुज जी आपने कहा आपने कहा सदन में राजनीति हो रही है, ठीक है, ये मैं सवाल पूछूंगा आरपी सिंह जी से, लेकिन सवाल ये कि सदन तो जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चलाते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्पीकर हैं वो राजनीति कर रहे हैं विपक्ष के साथ? देखिए, कहीं ना कहीं संदेशा तो यही जा रहा है। अच्छा, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर महोदय ने स्वीकार कर लिया पार्लियामेंट में, पहले तो 4 दिन तक उसकी तारीख नहीं बताई गई, जबकि कांग्रेस ने मांग की थी कि अगले दिन करा लीजिए, हम अगले दिन चर्चा चाहते हैं। बहुत गंभीर विषय है, इसमें एक एक दिन वहां पर अहम है। लोगों की जानें लगातार जा रही है, वहां दंगे खत्म नहीं हो रहे हैं, माताओं बहनों की इज्जत वहां पर तार हर रोज हो रही है, वो रुक नहीं रही है। राज्य सरकार बिल्कुल पंगु बनी हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि वहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई, लेकिन कोई डेट नहीं दी जाती, और आज भी डेट दी गई तो 10 दिन बाद की डेट दी। तो सोचिए कितने गंभीर हैं इसको लेकर के बात। 10 दिन बाद की सर, 10 दिन बाद नहीं सर, महोदय को इस पे अनुज जी 10 दिन बाद नहीं करानी। अनुज जी 10 दिन बाद की डेट नहीं है, अनुज जी अगले हफ्ते की डेट है, 10 दिन नहीं है, अगले हफ्ते 10 तारीख की डेट, 8 से 10 और आज जो है, आज क्या तारीख होगी हमारे पास? आज 2 तारीख हो गई। हम ये पूछना चाहते हैं तो 10 दिन नहीं, क्यों नहीं 1 तारीख को 2 तारीख को चर्चा कर दी गई, क्यों नहीं 3 तारीख को चर्चा हो रही है? क्या और विषय जो आज 3 बिल पास कर दिए गए हैं वो इतने अहम है? तो आपको ठीक है, तो आपको लगता है, आपको ठीक है, आपको लगता है कि जो है कहीं ना कहीं जो स्पीकर है उनका रोल भी जो है डाउटफुल है, जिस हिसाब से आपने कहा। आरपी सिंह जी, ये सीधा सीधा विपक्ष की तरफ से आरोप है कि आप लोग जो है राजनीति कर रहे हैं और स्पीकर के साथ मिलकर आप लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए अशोक भाई, जब आप सदन के अंदर जंतर मंतर ले आएंगे तो जो देखिए हमने हालत देखी है, जो काम जंतर मंतर में करने वाला है वो सदन में करते हैं, जो सदन में करने वाला जंतर मंतर पे जाकर कुछ कई बार ये मॉक पार्लियामेंट भी लगाते हैं। पर जो हकीकत है वो है कि देश के गृह मंत्री जी ने बड़ी स्पष्टता से सबको कहा, लिखकर कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आज स्पीकर साहब ने चर्चा शुरू करा दी। आपकी मंशा ना हो चर्चा करने की, पता है कि चर्चा होगी तो बहुत कुछ निकलेगा और बहुत जानकारियां भी आएंगी, तो इसलिए चर्चा से भाग रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जरा पिछली बार ये जो इनका विषय है कि प्रधानमंत्री जी चर्चा शुरू करें, भाई गृह मंत्री जी शुरू करें, ये थोड़ा मना कर दिया प्रधानमंत्री के वह नहीं बोलेंगे। देश के गृह मंत्री हैं, जो जिस मंत्रालय का मामला होता है उसी मंत्रालय के मंत्री बोलते हैं। अगर वित्तीय मामला होगा तो वित्त मंत्री बोलेंगे, अगर कोई सिविल एविएशन का होगा तो हमारे ज्योतिरादित्य जी बोलेंगे। तो जिसका जो मामला होगा वही मंत्री वो जवाब देता है। और गृह मंत्री जी नॉर्थ ईस्ट के भी मंत्री हैं, परंतु इसका तो ये नहीं था कि प्रधानमंत्री जी इंटरव्यू नहीं कर सकते। और ये जो कहते हैं कि चर्चा, पिछली बार प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे थे सदन के अंदर, जरा वीडियो चला दीजिए अभी अपनी डिबेट के दौरान में, किस प्रकार से वहां पर जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे उस समय नारेबाजी कर रहे थे।
ये कहा प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए चाहते हैं? ये तो चाहते नहीं प्रधानमंत्री जी बोले, और प्रधानमंत्री जी ने बार बार निवेदन किया बात कर लें, परंतु नहीं, प्रधानमंत्री जी को अपना बयान उनके नारेबाजी के बीच में देना पड़ा। तो ये तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड और इनकी सिंसेरिटी है। अब आइए मणिपुर के विषय में, हमने तो सुप्रीम कोर्ट में कह दिया सरकार ने कि अगर आप चाहते तो अपनी एसआईटी बिठा लीजिए, वह जांच कर ले, नहीं हो तो आप अपने कोर्ट के कोई जजेस को लगा दीजिए, वो जांच कर ले। हमारी तरफ से कोई चीज छुपाई नहीं जा रही वहां पर परिस्थितियां खराब हुई, उनको ठीक करने के लिए कुछ काम हुए। 22 दिन तक स्टेट होम मिनिस्टर वहां पर रहे, दो समुदाय के बीच में जो बातचीत हो सकती है बातचीत कराई गई है, और उसका आउटकम है कि स्थितियां वैसी नहीं है जैसे पहले थी, ऐसे मीरवर पर जब 25 दिन पहले थी। आज स्थितियां वहां पर कुछ बेहतर हुई हैं, वैसी किलिंग्स नहीं हो रही, उस प्रकार से वहां पर हंगामा नहीं हो रहा। और कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने, आधा सेकंड, हाँ, लगभग 80% लोग अपने काम पे, सरकारी मुलाजिम अपने काम पे वापस आ गया, और लगभग इतने ही % स्कूली बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हम मानते हैं परिस्थितियां बिगड़ी हैं, वो परिस्थिति कोई केंद्र सरकार के कारण से नहीं बिगड़ी, वो पिछले कई साल का बैकलॉग है जिसपे कोर्ट का एक निर्देश आ गया जिसके चलते परिस्थितियां बिगड़ी। अब सुप्रीम कोर्ट जब जांच बिठाएगा तो उसमें वो सब विषय आएंगे कि क्यों बिगड़ी परिस्थितियां, कोर्ट का क्या ऐसा ऑर्डर आ गया, क्या वो कोर्ट के डोमेन में था इस प्रकार का ऑर्डर देना नहीं देना, वो सब विषय आएंगे। परंतु जो मूल विषय है, हम चर्चा से नहीं भाग रहे। ये लोग चर्चा करना नहीं चाहते, ये लोग हंगामा खड़ा करना चाहते हैं, और अफसोस ये है कि इनका जो नया गुट बना है, जिसको ये INDIA कह रहे हैं, उसके लिए मणिपुर को लॉन्चिंग पैड की तरह यूज कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि विपक्षी जो गठबंधन है मणिपुर को एक लॉन्चिंग पैड के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। हाँ? मैं बिल्कुल आरोप लगा रहा हूं कि अपनी राजनीति को लॉन्च करने के लिए ये मणिपुर के जख्म को रेत रहे हैं। अगर ईमानदार होते तो पार्लियामेंट में चर्चा करते, एक जॉइंट रेजोल्यूशन पास कराते और कहते कि हम निंदा करते हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और वहां पर एक मैसेज देते कि पूरा पार्लियामेंट एक साथ एकजुट खड़े होकर मणिपुर की चिंता कर रहा है और एक स्वर में बोल रहा है। ओके, ऐसा नहीं हो रहा। अनुजत्री, आप विपक्ष जो है, आप लोगों का गुट बना है, 26 पार्टियों का गुट बना है, आप लोग मणिपुर को एक लॉन्चिंग पैड की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार है, कम से कम एक बार। और मैंने जो होम मिनिस्टर ने एक चिट्ठी लिखी थी, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि चलिए आइए चर्चा करते हैं। उसमें उन्होंने यह भी कहा था कि कम से कम चर्चा करेंगे, एक मैसेज जाएगा कि मणिपुर के साथ जो है संसद खड़ी है। लेकिन उस चिट्ठी के जवाब में क्या मिला? चर्चा तो आज तक नहीं हुई। देखिए, बहुत ही जो ये बयान अभी आरती सिंह जी ने दिया है, मुझे बहुत ही शर्मनाक, मैं इस बात को कहूंगा, बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी को, उनको सोचना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं कि मणिपुर एक लॉन्चिंग पैड की तरह से इस्तेमाल हो रहा है। अरे मणिपुर आपकी जीती जागता विफलता का एक सबसे बड़ा एक ऐसा काला धब्बा है जो इस देश के ऊपर, जिसकी देश की जनता कभी नहीं भुला सकती है। डबल इंजन की सरकार वहां पर 90 दिनों से वहां पर कुछ काम नहीं कर रही है। आपके खुद के मुख्यमंत्री स्वीकार करते हैं कि जो ये 2 महिलाओं की जो वीडियो आई है, ऐसी सैकड़ों वीडियो उनके पास उपलब्ध है, ऐसे सैकड़ों वहां पर मामले हो चुके हैं जिसपे सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। मेरा जवाब ले लीजिएगा। हाँ, लाशों के अंबार वहां पर गली गली मोहल्ले वहां पड़े हुए हैं। सुनिए प्लीज, आ रही है वहां पे। वैसे तो आप ये देखिए, ये हो रहा ना, मैंने ठीक कहा। सुनिए अनुजत्री जी, लाशों के अंबार वहां लगे हो। सुनिए एक मिनट रुकिए अनुजत्री जी, बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है कि लाशों के अंबार वहां लगे हुए हैं। लाशों के अंबार वहां कोई नहीं लगे, और पिछले कम से कम 1 हफ्ते से वहां पर शांति, और जहां तक मेरी जानकारी है 1 हफ्ते से वहां पर एक भी मौत नहीं। अब अगर टीवी चैनलों में और संसद में करके विपक्ष के नेता कहेंगे कि मणिपुर में लाशों के अंबार लगे हुए हैं, तो फिर तो लगेगा ना कि लॉन्चिंग पैड आप लोग बना रहे हैं। देखिए, मैं बहुत ऑथेंटिक रूप से बोल रहा हूं, जिस तरह से वहां से वीडियोस जो लोग लेकर के आ रहे हैं, जो वहां से भेज रहे हैं। सर, कौन से वीडियोस? पुराने वीडियोस हैं ये जो आए हैं। पुराने कब के हैं? तो मणिपुर नहीं है मणिपुर के, लेकिन अभी वहां लाशों के अंबार, अनुजत्री जी, अभी वहां लाशों के अंबार नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, ये आप मणिपुर पर सरकार को घेरिए,
लेकिन प्लीज जब आप कहते हैं कि मणिपुर में लाशों के अंबार लगे हुए हैं, तो उससे लगता है कि मणिपुर जो है वो बिल्कुल बेकाबू हो चुका है। ये ठीक है कि मणिपुर के हालात बेकाबू है, वहां पर स्थिति जो है तनावपूर्ण है, लेकिन यह कहना कि वहां लाशों के अंबार लगे हैं, मुझे लगता है यह बयान कम से कम नहीं आना चाहिए विपक्ष की तरफ से। अशोक जी, वहां स्थिति तनावपूर्ण नहीं है, स्थिति बहुत भयावह है। स्थिति तनावपूर्ण होना और बात है, लाशों के अंबार लगना, मैंने जो कहा अशोक जी तो बात मेरी खरी ठीक हो गई बात वो, कामयाबी ये अपनी राजनीतिक गुटबाजी के गुट को लॉन्च करने के लिए, और ये हम नहीं कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, या सुप्रीम कोर्ट में बहुत गंभीर बयान देते हैं ये लोग, इस प्रकार के झूठे बयान देते हैं ये लोग, दिख रहे हैं वहां पर। और सुनिए, एक मिनट सुनिए, मैं आपको याद दिलाता हूं, असम के अंदर 100 लोगों की हत्या हुई थी, 4 लाख लोग डिस्प्लेस हुए थे, एक मिनट मत कीजिए, एक मिनट, आपकी नाकामयाबी की वजह से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी आपकी वहां पे राज्यपाल महोदया बोलती कि ऐसा मंदिर हमने मैंने अपने जीवन काल में कभी देखा ना सुना। भारतीय जनता पार्टी मेरा एक निवेदन है, मैं फिर कोई कह रहा हूं, देखिए ऐसा है, मणिपुर की स्थिति तनावपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं इस बात को बड़ा कैटेगोरिकली खंडन कर रहा हूं कि मणिपुर में आज लाशों के अंबार नहीं है, वहां सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है, अभी भी तनावपूर्ण है वहां सिचुएशन, इसमें कोई एक मिनट, कौन सी बात पे विश्वास करेंगे? जहां पर हजारों की संख्या में लोगों के घर जला दिए गए हों, फूंक दिए गए हों, सरकार कोई डेटा सामने नहीं दे रही है, कोई आंकड़ा नहीं दे रही है, मुख्यमंत्री खुद सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है ना? अनुज जी एक मिनट, अनुज जी अभी आपने कहा कि मत बोलिए, आप मेरे बीच में, एक मिनट, आरपी सिंह जी एक मिनट, आरपी सिंह जी एक मिनट रुकिए, आरपी सिंह जी, अनुज जी अभी आपने आरपी सिंह जी का आपके बीच में बोल रहे हैं, मैंने उनको रोका, अभी मैं बोल रहा था, आपने मेरे बीच में बोलना शुरू किया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आपको कम से कम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए। क्या आज सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की तरफ से जो लोग गए वो सीबीआई जांच का तो विरोध कर रहे थे, लेकिन क्या किसी ने कहा कि वहां अभी भी लाशों का अंबार लगा है? अगर आपको लगता है लाशों का अंबार है तो आप सुप्रीम कोर्ट में कहिए कि वहां लाशों का अंबार है। आपने अभी वीडियो उसकी बात करी, क्लिपिंग्स की बात की, आज आप रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि वहां देखिए वीडियो का अंबार, लाशों का अंबार लगा है। 200 से ऊपर मौतें वहां सरकारी अगर बोलती है कि हो चुकी हैं, तो 200 मौतों को आपको अंबार नहीं लगता? और ये तो घोषित है, अघोषित कितनी मौतें? अनुज जी वहां जो मौतें हुई हैं, अनुज जी वहां जो मौतें हुई हैं वो बिल्कुल आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट के पास है, और सुप्रीम कोर्ट में उस पर चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वहां के पुलिस महानिदेशक को बुलाया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, कौन से मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, सुनिए एक मिनट रुकिए सर, मैं सिर्फ आंकड़े नहीं है, नहीं अनुज जी प्लीज, अनुज जी एक मिनट रुकिए, मैं अनुज जी मैं यही कह रहा हूं, मैं आरपी सिंह जी की इस बात से सहमत नहीं हो सकता हूं जो उन्होंने कहा कि आप लॉन्चिंग पैड बना रहे, वो देश की जनता तय करेगी, लेकिन जब आप ये बयान देते थे कि वह लाशों के अंबार लगे हैं, तो आप यहां पर आरपी सिंह जी को सही साबित कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मणिपुर पे, और फिर मैं कह रहा हूं हम लोगों ने संसद पे शुरुआत किया था, संसद में मणिपुर पे बोलने के लिए कोई तैयार नहीं, लेकिन टेलीविजन डिबेट में क्या ये स्कोर करने के लिए हो रहा है? क्या मैं यही पूछ रहा हूं, क्या ये स्कोर करने के लिए? अवधेश जी, मणिपुर पर संसद में कोई बोल नहीं रहा है, संसद में चर्चा करने के लिए कोई तैयार नहीं है, टेलीविजन चैनलों में लोग चाहते हैं कि चर्चा होती रहे, लोग बाहर बयान देते रहे, राष्ट्रपति से मिलते रहे, पहले विपक्ष ने कहा प्रधानमंत्री बयान दे, अब विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री जो है वो मणिपुर जाए, तो रोज एक नई डिमांड, रोज एक नई बात। ऐसा है कि INDIA में कुछ पार्टियां चाहती है कि शांति से जो है मणिपुर पर हम चर्चा कर ले, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहती थी। पिछले दिनों खबर आई थी आपके पास, सब लोग जानते हैं कि सहकारिता संबंधी विधेयक पारित हो रहा था, तो कम्युनिस्ट पार्टियों ने कहा कि भाई इसमें स्टेक है, हमको चलना चाहिए, नहीं हुआ। कांग्रेस की समस्या यहां दूसरी है। कांग्रेस की समस्या यह है कि अगर मणिपुर पर चर्चा होती है तो फिर मणिपुर के पीछे की घटनाओं पर भी चर्चा होगी, मनमोहन सिंह सरकार के दौरान की भी चर्चा होगी, नरसिंह राव सरकार के दौरान की भी चर्चा होगी, और जब मणिपुर स्टेट बना तब भी चर्चा होगी। तो उनको समझ आ गया हुआ है कि मणिपुर पर चर्चा के बाद क्या होगा। लेकिन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है देश को जानने के लिए। देखिए, मणिपुर को विपक्ष इस समय दूसरा गुजरात की राजनीति की, गुजरात बनाने की पूरी रणनीति पर काम कर रहा है।
गुजरात के 2002 के दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी को खलनायक बना के उसके आधार पर चुनाव लड़ना, कांग्रेस को यह गलतफहमी पैदा हो गई कि 2004 का चुनाव, चूंकि सोनिया गांधी और सबने नरेंद्र मोदी को बनाया कि ये मुस्लिमों का हत्यारा है, ये 2002 का दंगाई है, हम लोग उसके बीच कारण हम जीत गए हैं। तो अब उसी रूप में कि नरेंद्र मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री है, वहां बीरेन सिंह है, ये दोनों को उसी रूप में पेश करो कि ये कैसे अल्पसंख्यकों की हत्याएं करवाता है। हालांकि अनुज अत्रे जी कह रहे हैं, कल विपक्ष का स्टेटमेंट था कि 140 लोग मारे गए, उन्होंने लिखित रूप में दिया है, वहां राष्ट्रपति को और राज्यपाल को 140 संख्या दी, हम लोगों के पास 160 था। तो जब आपको याद होना चाहिए कि 2002 के दंगों को आज तक जब इन्होंने खत्म नहीं किया है, यहां तक कि बीबीसी का डॉक्यूमेंट इतने दिनों बाद आ जाता है, तो आपको लगता है कि मणिपुर को इतनी आसानी से चर्चा कराकर उसके पेज को बंद करने की कोशिश करेंगे? अभी सुप्रीम कोर्ट आया है, उस समय देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट आता था, मामले को यहां से वो सब चीजें हो रही है कि हमको सीबीआई पर विश्वास नहीं है, मानवाधिकार आयोग वहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा नहीं, वहां से गुजरात से बाहर मामला ले जाया जाए। तो इस बार तो सरकार ने कहा कि हम दूसरी जगह सुनवाई करना चाहते, फिर नहीं कर रहे हैं। तो ये 2002 को आधार बनाकर देश में जिस ढंग से लंबे समय तक मुसलमानों को एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस बनाया गया, दुनिया भर में कोशिश की गई, बड़े बड़े एनजीओ उसके आधार पर कांग्रेस से फंड लेकर, सरकार से फंड लेकर अभियान चलाते रहे, बड़े बड़े वकीलों को 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए उस केस को लड़ने के लिए दिया जाता रहा। तो वो सारे जो गिद्ध टाइप के जो लोग होते हैं, वो सब इसमें मणिपुर में मांस को नोच नोच करके और उसके आधार पर राजनीति करने के लिए इस समय तैयार है। इसलिए उन्होंने छोटा शब्द प्रयोग किया है। अगर मणिपुर की शांति की बात होती तो तरीका दूसरा होता। क्या मैं पूछ रहा हूं, मणिपुर तो छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर हो, मणिपुर हो, जब भी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गया है, क्या कभी भी इस देश के इतिहास में प्रधानमंत्री ने उसका नेतृत्व किया है? ये एक घटना बता दीजिए। आप भी कई बार आपके हमारे रिजिम में, मैंने उस समय राजीव गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर गए थे, जब 1990 में प्रतिनिधिमंडल गया था, उसके बाद जब भी प्रतिनिधिमंडल गया है, बता दीजिए कि क्या कभी इस देश में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गया है जैसी मांग हो रही है? तो क्यों ये सब हो रहा है? वही है कि अगला चुनाव कुल मिलाकर इस समय गुजरात नहीं है तो मणिपुर के आधार पर लड़ना है। और एक जो आपने शुरुआत की है, देखिए पार्टियां लड़ेंगी, लेकिन आप संसद को इस स्थिति में पहुंचा दीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी खाली हो जाए। ये गांधी जी के सत्याग्रह का विषय है। वो तो कह रहे हैं ना कि लोकसभा, वो तो कह रहे हैं स्पीकर जो है बीजेपी के साथ मिलकर के, वो तो आरोप लगा रहे हैं कि स्पीकर ये है कि चुनाव लड़ने के लिए सारे प्रतिमानों को ध्वस्त कर दो, जैसे इनको शासन नहीं करना है। मतलब आप लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा अध्यक्ष को आप आरोपित कर दीजिए, संसद को आप बताइए। संसद में ये इस क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा हो अशोक जी, और उस पर एक कागज फेंक दिया जाए तो उसको कैसा लगता है जरा बताइए? कोई लड़की चल रही है, उसके ऊपर आप एक कागज फेंक दीजिए। ये बड़े बड़े हमारे सांसद हैं, लोकसभा अध्यक्ष पर कागज फेंकते हैं, और राजनीति इनकी ये है कि मणिपुर को गुजरात बनाओ, और वो पूरी कोशिश हो रही है देश और दुनिया में उसको ले जाने की। आपको पता है विदेशों से स्टेटमेंट आने लगे हैं, पूरी लॉबी सक्रिय है, पार्लियामेंट ब्रिटेन में उठा है, अमेरिका में उठाने की कोशिश हो रही है कि इंटरनेशनल मानवाधिकार कमीशन में ले जाने की कोशिश हो रही है। तो आप कह रहे हैं कि मणिपुर को दूसरा एक गुजरात की तरह इसको इशू को इस्तेमाल करने की और राजनीति। और आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि जो है इसको लॉन्च पैड बनाया जा रहा है, पर अनुज अत्रे कह रहे हैं कि यह मामला गंभीर है, सरकार को इस पर गंभीरता से बात करनी चाहिए। मैं समाजवादी पार्टी के मेरे साथ प्रवक्ता जुड़ा है, मैं उनके पास आऊंगा, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना है। मैं ब्रेक के बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दुबे जी मेरे साथ है, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अबे देख, अरे बेटा बच के। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ,
फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। खरीफ फसल के लिए बीमा पंजीकरण शुरू हो चुका है, शीघ्र पंजीकरण कराएं। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं। संसद में जिस तरह से हंगामा है, सिर्फ ऐसा लगता है कि सिर्फ हंगामा करना ही है मकसद, क्योंकि संसद जो है अलग अलग विषयों पर पिछले कुछ समय से लगातार संसद की कार्रवाई जो है वो नहीं चल पा रही है, और मणिपुर फिलहाल जो है वो ट्रिगर पॉइंट बना हुआ है। हालांकि सरकार कह रही है कि वो मणिपुर पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष जो है उसकी अलग मांग है। और आज तो विपक्ष जो है वो राष्ट्रपति के पास पहुंच गया और ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल मणिपुर का दौरा करें। तो इसी सब को लेकर हम सवाल उठा रहे हैं। तीन मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज अत्री मेरे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, आरपी सिंह जी बीजेपी से, और मेरे साथ जुड़े हुए हैं अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार स्तंभकार हैं। मुझे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं दिख रहे, लेकिन मैं एक बार फिर संसद पर आता हूं। मैं एक बार फिर से संसद पर आता हूं। मैं अनुज अत्री जी, ये जो जिस तरह से लगातार संसद में पिछले कुछ समय से हो रहा है, ऐसा लग रहा है, एक अनुमान है राजनीतिक विश्लेषकों का कि अगर इस तरह से चलता रहे तो 1952 के बाद सबसे कम समय तक चलने वाली संसद हो सकती है, 1952 के बाद। और मुझे याद आता है और सबको याद आता है कि आपने कहा संसद में लगातार हंगामा हो रहा है, लेकिन संसद में हर बार एक अलग मुद्दे पर हंगामा होता है। कभी अडानी आ जाते हैं, कभी हिंडनबर्ग आ जाता है, कभी पेगासिस आ जाता है। हर संसद के सत्र में एक नया इशू आ जाता है और उसके ऊपर संसद को चलने नहीं दिया जाता। तो क्या ये आप लोगों की स्ट्रैटेजी है कि भाई 2024 तक संसद को चलने नहीं देंगे और सरकार को संसद में इसी तरह से घेरेंगे? ये सवाल मुझसे है अशोक जी? जी जी जी, आपसे। देखिए, ये स्ट्रैटेजी कांग्रेस की या विपक्ष की नहीं है, ये स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी की है, और बड़े साफगोई से, बड़ी चतुराई से संसद को डिस्टर्ब करा करके ये पहली ऐसी पार्टी है, सत्ताधारी दल है जो खुद संसद को डिस्टर्ब करते हैं, जो खुद पिछला सेशन जो था बजट सेशन, आपको तो याद होगा, आपने तो कवर चलने नहीं दे रहा है। जब अडानी के मुद्दे पर जब हिंडनबर्ग का आया था मामला और देश का सबसे बड़ा घोटाला सामने निकल करके आया था, लोगों का करोड़ों रुपए उसमें डूब गए थे, चाहे एलआईसी के हों, चाहे एसबीआई के हों, चाहे स्टॉक अनुज, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, देश देख के हंसेगा, देश सुन के हंसेगा। एलआईसी का एक पैसा नहीं डूबा। सरकार जो है, सरकार नहीं संसद चलने दे रही है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन दूसरी बात से झूठ बोलते हैं। स्टॉक मार्केट में निवेशकों का करोड़ों रुपया डूबा या नहीं डूबा, ये बता सर। एलआईसी में कितने लोगों का पैसा डूबा मुझे बता दीजिए। एलआईसी के शेयर में नहीं, स्टॉक मार्केट, सर स्टॉक मार्केट तो अलग बात है। मैं आपसे सीधा, आपने अभी एलआईसी का नाम लिया और मेरा, सर अभी आपने एलआईसी, एक मिनट सर, मैं स्टॉक मार्केट का मैं वो नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात बता दूं, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद अडानी के जो शेयर है नीचे गिरे। मैं अडानी का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ यह बता रहा हूं, आज अडानी के शेयर एक बार फिर से ऊपर चढ़ रहे हैं, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला था, आज तक कुछ नहीं निकला है। दूसरी बात, विपक्ष ने कहा एलआईसी में लोगों का पैसा डूब गया। एलआईसी में एक पैसा नहीं डूबा है, एलआईसी के शेयर लगातार अच्छे जा रहे हैं। विपक्ष ने यह कहा कि जो है एचएएल जो है वो डूब गई है। एचएएल के शेयर आज 50% ऊपर जा चुके हैं। तो सर ऐसा लगता है एक नैरेटिव बनाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, पर फैक्ट्स पर वो खरे नहीं उतर रहे हैं। दिक्कत ये है। नहीं, फैक्ट्स तो ये भी है ना अशोक जी, की जो बताया जाता है कि 20,000 करोड़ रुपए जो शेल कंपनीज का उनकी कंपनी में लगा है, उसका कोई आज तक जवाब नहीं दिया। फैक्ट्स ये भी है कि लोगों के पैसे लगे थे, उनकी वजह से जो पैसा जो 12 लाख करोड़ रुपए का जो नुकसान स्टॉक मार्केट में हुआ था, वो किसकी वजह से हुआ था, ये बता दीजिए आप। हिंडनबर्ग की वजह से हुआ था और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से हुआ था, जिसकी आज कोई ऑथेंटिसिटी नहीं दिख रही। और हिंडनबर्ग जो है, जितनी रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है, हिंडनबर्ग इस तरह के खेल कई देशों में जाकर खेलते हैं ना, कई कंपनियों को इस तरह से डुबाता है हिंडनबर्ग। और उसी मैं फिर कह रहा हूं, मैं हिंडनबर्ग और एक मिनट, मैं आरपी सिंह जी आपके पास आऊंगा। जो सवाल इन्होंने पूछा है कि भाई अगर ये जो बात तो पूरी होने दीजिए। हाँ नहीं, ठीक है, मेरी बात पूरी नहीं, ठीक है अत्रे जी, आपको मैं बात पूरी करने का मौका दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मेरा जो ऑब्जेक्शन है, मेरा ऑब्जेक्शन जो है वो ये लेकर था, जो आपने कहा उसका आरपी सिंह जी जवाब लो। मेरा सिर्फ, मैंने तो अभी पूरी बात बोली नहीं है। मैं आप ही को बोलना शुरू, मैं आप ही के पास दोबारा आ रहा हूं, मैं फिर सिर्फ कह रहा हूं
कि LIC का कोई शेयर नहीं डूबा है। चलिए अब आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, लेकिन जो मैं बार बार वही कह रहा हूं, जो स्टॉक मार्केट का पैसा डूबा है, चाहे किसी की भी रिपोर्ट की वजह से डूबा, हम लोग हिंडनबर्ग पे हम लोग भी ट्रस्ट नहीं करते, हमारे को भी हिंडनबर्ग से कोई लेना देना नहीं। जो व्यक्ति हमारे इस देश का है, जो जिसकी कंपनी हमारे इस देश से जो ओरिजिन होती है, जिसको हमारे देश के करोड़ों निवेशकों ने जिस पे विश्वास जता के उनकी कंपनी में पैसा लगाया, हमारी सरकार ने उसको जो है पैसे का कर्जा माफ करके, करोड़ों रुपए का कर्जा, हजारों करोड़ का कर्जा माफ करके उसको स्टैब्लिश करने का काम किया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इस सरकार ने, तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स एयरपोर्ट से लेकर के जमीन, मैं आ रहा हूँ प्रोजेक्ट, एक मिनट आ रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में वापस चले, और अगर एक मिनट आपके पास आ रहा हूँ। इस देश के करोड़ निवेशकों का पैसा अगर कहीं खतरे में पड़ता है और कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि संसद में चर्चा हो, संसद में चर्चा नहीं की जाती, लेकिन संसद को बाधित किया जाता है। ओके यही मैं बोल रहा हूं, और वही आज ये भी हो रहा है कि बीजेपी की सांसद संसद को बाधित कर रहे हैं। पिछली बार भी यही हुआ था, मानसून सत्र में भी यही हुआ, और बजट सत्र में भी यही हुआ, और इस मानसून सत्र में भी यही हो रहा है। ये पहली बार देखने में ऐसा आ रहा है, और तीसरा विपक्ष के ऊपर कि बीजेपी नहीं चाहती संसद चले, बीजेपी के सांसद नहीं चाहते संसद चले, और अपने पर्दे के पीछे से जिस तरह से आए बिल बिना चर्चा के पास किए गए हैं, आरपी सिंह जी बिल पास करवाते जा रहे हैं। ओके आरपी सिंह जी, भाई वो कह रहे हैं कि शेल कंपनियों का पैसा, शेल कंपनियों में पैसा लगा अडानी का, और लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए, इसलिए हम हिंडनबर्ग पे चर्चा करने चाहते थे। अशोक जी, ये शेल कंपनी का जिक्र करते हैं और ये 20,000 करोड़ रुपए का फिगर देते हैं। आपके पास कोई फिगर डेटा है? कोई किसी के पास? इनके पास डेटा है, और अगर इनके पास डेटा है तो इनको जानकारी में है। और मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे ऐसा लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा का 20,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में लग गया, इसलिए इतना हमला कर रहे हैं। वो जो डूबा पैसा है, वो जो सारा गड़बड़ हुआ रॉबर्ट वाड्रा का हुआ, इसलिए अडानी पे इतना हमला कर रहे हैं ये लोग। नहीं तो आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, कहां से एक फिगर को बना ली जाती है, उसके बेसिस पे सारा काम शुरू हो जाता है। कोर्ट भी उस पर क्लीन चिट दे चुकी है। परंतु जो मूल मुद्दा है, क्या ये सदन चलने देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते? पिछली बार जब प्रधानमंत्री जी सदन में बोल रहे थे, इन्होंने बोलने नहीं दिया, वह बोलते हैं और ये अपने नारेबाजी कर रहे थे। इस बार ये नए मुद्दे को लेकर फिर ये शुरू हो गए, जबकि गृह मंत्री जी स्पेसिफिकली कह चुके कि हम हर बात का उत्तर देने को तैयार हैं, पूरी चर्चा करने को तैयार हैं। और ये मुंहजबानी नहीं, लिखित रूप में भी दे दिया दोनों सदनों के नेताओं को, खड़गे जी को और अधीर रंजन जी को लिखकर दे दिया, फिर चर्चा कर लो। चर्चा नहीं करनी, सदन नहीं चलने देना, क्योंकि मैं वापस रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, ये INDI को लॉन्च करने के लिए ये सब हंगामा हो रहा है कि हम किस प्रकार से INDI को लॉन्च कर सके और देश में एक मैसेज दे सके कि देखो हम लोग हैं जो मदद लगाना चाहते हैं। हालांकि सच ये है कि ये जख्म तो रेज रहे हैं, ये मणिपुर जाकर भी जख्म को रेज रहे हैं। अच्छा होता, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर सदन के अंदर एक जॉइंट रेजोल्यूशन पास करते और पूरा देश एक साथ होता, एकजुट होता और कहता कि मणिपुर की घटना की निंदा कर रहे हैं, ये होना था, तो उससे भागेंगे ये। मणिपुर की घटना की निंदा अगर करते सब लोग और पूरा देश अगर ये मैसेज देता संसद से कि मणिपुर के साथ खड़ा है इस दुख की घड़ी में, और मणिपुर के हालात कैसे सुधर सकते हैं उस पर अगर चर्चा करते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वो चर्चा ही तो नहीं हो रही है। और इसीलिए तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये बहाने हैं, विपक्ष या सरकार अपनी अपनी तरफ से जो तर्क दे रही है। और फिर बात यह है कि अगर होम मिनिस्टर कह रहे थे कि चर्चा करने के लिए वो तैयार हैं, तो होम मिनिस्टर को बोलने का मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? आखिर लॉ एंड ऑर्डर तो होम मिनिस्टर के ही जिम्मे है। मैं आऊंगा इस पर भी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। अबे देख अरे बेटा बच के Shabam borobom barabari boom boom tam jam tip tap borobom Shabam borobom You got to be careful बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सीएट। बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून। गेम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड्स ऐसे डायरेक्ट प्लान, म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। खुद ही? हाँ।
लेकिन ये सोच समझकर करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स की नॉलेज होनी चाहिए। सही है ब्रो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में हम संसद में जिस तरह से लगातार हंगामा हो रहा है और सरकार का आरोप है कि विपक्ष लगातार अपना जो है गोल पोस्ट बदल रहा है। पहले ये कहा गया कि जो है इस पर चर्चा हो, जब चर्चा के लिए तैयार हुई बात तो फिर बात हुआ किस नियम के तहत चर्चा हो, फिर जब होम मिनिस्टर ने कहा तो कि प्रधानमंत्री इस चर्चा में बोले, और उसके बाद जब विपक्ष ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाएगी तो अविश्वास प्रस्ताव की तो तारीख भी तय हो गई है, लेकिन उसको भी लेकर अब आरोप लग रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव की जो तारीख तय हुई है उसको भी बहुत देर से किया गया है। इन सब पर चर्चा कर रहे हैं मेरे साथ अनुज अत्री जी कांग्रेस से, आरपी सिंह जी बीजेपी से, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। अगर एसके दुबे जी हैं तो मैं उनके पास जाऊं और अगर नहीं है तो मैं अवधेश जी आपके पास आ रहा हूं। अवधेश जी, सवाल ये कि अब तो अविश्वास प्रस्ताव पर भी जो है बात हो चुकी है, क्या आपको लगता है ये तारीख जो है जब विपक्ष की ओर से ये दिया गया कि भाई अविश्वास प्रस्ताव और उसको स्वीकार कर लिया गया, तो इसकी तारीख देने में क्या अननेसेसरी की डिले की जा रही है क्या? देखिए, ऐसा है कि सबको पता है, सब सीनियर लोग हैं, आपको ही पता है कि अविश्वास प्रस्ताव का जवाब प्रधानमंत्री को देना होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष सामान्यतः, क्योंकि वहां उनको विपक्ष की राजनीति नहीं करते हैं, देश का ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री से उनका पूछ परिस्तर का कार्यक्रम देखते हैं कि उस कहां उसके अनुसार फिर वो निर्धारित होता है। हमेशा यही नियम रहा है। ये नहीं कि विपक्ष के अनुसार, जब भी अविश्वास प्रस्ताव आए हैं इस देश में तो लोकसभा अध्यक्ष के सचिवालय ने प्रधानमंत्री से कार्यालय से संपर्क किया है, वहां बताया है कि ये आपके विरुद्ध ये है, उसमें आपका क्या क्या कार्यक्रम है। जब वो कार्यक्रम देखने के बाद उनको लगता है कि ये समय निश्चित होगा, उसी के अनुसार दिया जाता है। ये सामान्य परंपरा है, सबको मालूम है, कोई पहली बार नहीं हुआ। 10 डेज होना चाहिए, माने सामान्यतः यह है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है उसके 10 दिन के भीतर उसकी चर्चा होनी चाहिए, तो वो देते हुए लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। लेकिन अब यहां तो देखिए ऐसा है कि एक चीज बहुत साफ हो गई है, INDIA को अभी समय लगता है कि एकमात्र हमको अपनी प्रतिष्ठा बचाने का जो रास्ता है वो हंगामा ही रह गया है। पहली तो विपक्ष की हवा, अरे दिल्ली का जो सेवा विधेयक है वो राज्यसभा में पारित होना निश्चित हो गया, 128 वोट सरकार का हो गया, क्योंकि उसने YSR कांग्रेस ने कह दिया भाई हम तो देश हित में, दिल्ली हमारी राजधानी है, वहां केंद्र सरकार का आधिपत्य, बीजू जनता दल ने बीजू जनता ने कह दिया, और पता नहीं और कौन चुपचाप से वोट डाल दे, ये मत समझिए, वो हो सकता है कुछ और डाल दे। विपक्ष के मना करने के बावजूद शरद पवार ने उस मंच पर अपने को जो है, शरद पवार उस मंच पर चले गए जहां प्रधानमंत्री को एक कांग्रेस के नेता के द्वारा, जो तिलक महाराज के, दीपक पटेल कांग्रेस के नेता, दीपक तिलक को मतलब राष्ट्र का गौरव बढ़ाने के लिए और राष्ट्रवाद के भाव जगाने के लिए तिलक पुरस्कार मिल गया है। सब लोगों ने कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए, और वहां केवल यही नहीं गए, कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे भी चले गए हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि INDIA का जो हवा बनाया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरा वातावरण है, देश में नफरत है उसके खिलाफ, वो उनके अपने ही लोग साबित कर रहे हैं कि नफरत नहीं है, क्योंकि जब उनके ही लोग मान रहे हैं कि भैया ये तो नरेंद्र मोदी ने देश की एकता के लिए काम किया है, राष्ट्रवाद बढ़ाया है, इसलिए उनको लोकमान्य तिलक सम्मान मिलना चाहिए, वो दे दिया। कांग्रेस के लोग उसके पूरी कमेटी में हैं, सुशील कुमार शिंदे वहां बैठे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा धक्का है विपक्ष के लिए। ये आखिर जब संसद चलेगा तो कोई ना कोई तो नेता बोलेगा नहीं इस बात को। और अगर विपक्ष की एकता थी, अगर दिल्ली के आधार पर जिस कांग्रेस पार्टी ने स्वयं सर्वसम्मति से 1993 में नरसिंह राव की सरकार में दिल्ली का कानून बना था और विधेयक पास हुआ था, आज वही कांग्रेस पार्टी जो पहले स्टैंड ले रही थी, अनुज अत्रे स्वयं स्टैंड ले रहे थे कि हमको दिल्ली के बारे में हमारा मत अलग है, अचानक जो है केवल 2024 के और नरेंद्र मोदी को हराने के लिए राष्ट्र के हित का न न रखते हुए दिल्ली जैसे संवेदनशील जो देश की राजधानी है, आप पाला बदलते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? तो विपक्ष की अब अपनी समस्या पैदा हो गई है। उसमें एक ही रास्ता बचता है कि आप संसद में हंगामा करिए। हो सकता है आने वाले समय में
कहीं नरेंद्र मोदी के मंच पर उनके कार्यक्रम में कुछ और लोग कुछ बोलते हुए आए, क्योंकि सुनिए इतना ही पर खत्म नहीं हुआ है। अरे भाई, इस जो विदेश नीति के सबसे बड़े विशेषज्ञ है इस पार्टी में, जो केरल से सांसद भी हैं, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के रिजिम में सऊदी माने अरब कंट्रीज से, मुस्लिम कंट्रीज से हमारे रिलेशन आज तक के सबसे बढ़िया है। तो ये सारी बातें जब आ रही है, तो जब ये होगा तो कोट किया जाएगा संसद में। तो विपक्ष को इसके लिए अपने को बचाना है। विपक्ष एक अनैतिक राजनीति की दृष्टि से संसद का अपहरण करो। विपक्ष को खुद को बचाना है, इसलिए जो है दरअसल इस तरह से हंगामा है, क्योंकि विपक्ष को खुद को बचाना है। अनुज अत्रे, ये तो तय है कि पहले ही विपक्ष ने मान लिया था कि भाई अविश्वास प्रस्ताव भी जो है उस पर जो तय है, उस पर बहुमत जो है किस तरफ है सबको मालूम है, और विपक्ष को भी पता था कि उसमें आपका विश्वास प्रस्ताव गिरना तय है। लेकिन अब तो जो दिल्ली विधेयक है उस पर भी विपक्ष की हार तय है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष, क्या ऐसा लग रहा है कि इस सब के कारण 24 दूर नहीं है तो हंगामा करते रहो, ताकि ये जो उसकी हार है इस हंगामे में, इन शोर शराबे में, वोटिंग के बजाय बाइकआउट कर देंगे अंत में, देख लीजिएगा, वोटिंग नहीं कराएंगे। उन्होंने एक और भविष्यवाणी कर दी है अवधेश जी ने, और ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर वोटिंग की बजाय अगर विपक्ष वॉकआउट कर जाता है तो इसका मतलब यह है कि नंबर्स गेम में वहां भी 26 पार्टियां एक साथ नहीं आई, यानी विपक्ष एक साथ नहीं आ पा रहा, इसलिए जो है वॉकआउट करना पड़ेगा। बोलिए अनुज जी। अब देखिए अवधेश जी क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये सबको पता है, किसी से छुपा नहीं है कि आगे ये किन के पक्ष में बोलना चाहते हैं, क्योंकि आज की डेट में निष्पक्ष कुछ नहीं है, सबका अपना अपना पक्ष है, और अवधेश जी का भी अपना एक पक्ष है। ठीक है, हम वरिष्ठ हैं, उनको मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन पहले उन्होंने मेरे को भी कोट करते हुए कहा कि हमारा स्टैंड दिल्ली अध्यादेश को लेकर के कुछ और था और आज था। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारा कल भी वही स्टैंड था जो आज स्टैंड है। कांग्रेस पार्टी का शुरू से मानना है कि अनुज अत्रे जी अजय माकन जी का स्टेटमेंट क्या था इस दिल्ली वाले इशू पर, और उनका स्टेटमेंट क्या था शराब घोटाले पर? उन्होंने कहा यह पार्टी चोरों की पार्टी है, उन्होंने कहा इसमें हम साथ नहीं देंगे। ये तो पब्लिक डोमेन में है, ये इस पर तो यूटर्न हुआ है ना, ये तो सबको पता है। ये ठीक है भाई, आप लोगों ने गठबंधन करने के लिए अपने पोजीशन से पीछे हट गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, आपको भी लगा कि रणनीति बिहार बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे जी और केजरीवाल में अपना बैठक में, और अगर मुझे हर बात पे टोकना है तो मैं तो आपका कार्यक्रम सुनने में भी मुझे अच्छा लगेगा, मैं चुपचाप म्यूट करके बैठ जाता हूँ, सुनता है। अब आप तो अगर मुझे बोलने देना है तो मैं आग्रह करूंगा आपसे कि कृपया बोलने, मेरी बात पूरी होनी चाहिए। सर आपको याद दिला रहा हूं कि अजय माकन जी का भी स्टेटमेंट था, फिर आप अजय माकन जी के स्टेटमेंट पर भी बोल देता हूँ, लेकिन मेरी बात पूरी होने दें तो बेहतर है। बोलिए। पहले मैं अजय माकन जी का ही बयान की बात कर देता हूँ। देखिए अजय माकन जी ने जो शराब घोटाले के ऊपर उनकी बात बोली, कांग्रेस पार्टी आज भी उस पर स्टैंड करती है। ये जो शराब घोटाले पे जो आरोप लगा है, जो मुकदमा दर्ज हुआ है भ्रष्टाचार का, ये कांग्रेस की शिकायत, दिल्ली कांग्रेस की शिकायत पर हुआ है। लेकिन उस मामले में भी भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, जो ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, ये तो उनके साथ सम्मिलित थे आम आदमी पार्टी के साथ भ्रष्टाचार करने में। दिल्ली नगर निगम में इनकी सत्ता थी, दिल्ली नगर निगम में इनको एनओसीज दी शराब के ठेके खोलने के लिए। सारे इनके तीन मेयर हुआ करते थे, तीनों मेयर उसके ऊपर निगम पास करते हुए चुप रहे, इनके सातों सांसद चुप रहे, इनके 8 विधायक थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये तो कांग्रेस ने जब शोर मचाया कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है बहुत बड़ा, तो जाकर के इसका पोल खुली है और इसके ऊपर खिलाफ इसमें पोल खोलने के बाद आपने दल मिला लिए, दल मिला लिए पोल खोलने के बाद। अब मैं दूसरी बात पे आ जाता हूँ। जो आपने अध्यादेश की बात की, अध्यादेश को लेकर के जो सर्विसेज विभाग का जो एक बिल जो आज पार्लियामेंट में लोकसभा से पारित किया गया, कांग्रेस ने स्पष्ट शुरू से हमारा मानना रहा है कि संविधान में जो चुनी हुई सरकारों को, राज्य सरकारों को जो अधिकार मिलने चाहिए वो उनके पास रहने चाहिए। केंद्र को नहीं करना। अनुज जी प्लीज, सीधा केंद्र के, आपको रोकना नहीं चाहता। अनुज जी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। सुनिए अनुज जी, मैं आपको रोकना नहीं चाहता, मेरी डिबेट अध्यादेश पे नहीं। आपने एक बात कह दी कि आपकी मत, मैं कह रहा हूँ ठीक है, आपने कह दिया आपका, मैं कह रहा हूं कि विपक्ष ट्रैप हो गया है। विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव भी कर रहा है, दिल्ली विधानसभा, दिल्ली अध्यादेश पर भी विपक्ष को हार खाने की मुंह की खानी पड़ रही है। अवधेश जी कह रहे हैं इसलिए हंगामा कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि आपकी ताकत जो है, विपक्ष की समूची ताकत कहीं भी नहीं दिख रही है। देखिए फिर आप दोनों विषय को अलग अलग जोड़ रहे हैं। अध्यादेश का आपने विषय छेड़ा, अध्यादेश
कांग्रेस पार्टी या विपक्ष नहीं लेके आई है बिल को, ये सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का बिल। लेकिन हमारा लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से हमारे सांसदों को अधिकार है, हमारी पार्टियों को अधिकार है उसका विरोध करना, और उसका विरोध कर रहे हैं। संख्या बल पे भारतीय जनता पार्टी बहुमत में, संख्या बल के आधार पर उसको जो है नैतिक तरीके से उसको पास करा लेंगे। एक अनैतिक काम करना चाह रहे हैं तो ये कर लेंगे, लेकिन देश की जनता के सामने एक्सपोज करना कांग्रेस पार्टी का धर्म है, विपक्ष का धर्म है, जिसको हम बुला रहे हैं, हम उसके खिलाफ वोट करेंगे। ओके आरपी सिंह जी, हाँ आरपी सिंह जी वो कह रहे हैं कि एक्सपोज करना हमारा मकसद है। हमारा मकसद तो हमको भी पता है कि भाई नंबर्स में, गेम में हम कहीं नहीं खड़े हैं, लेकिन सरकार को एक्सपोज करने के लिए कर रहे हैं। नहीं, हमको तो चलो ये जो कहने परंतु अपनी पार्टी में तो चिंता करें। आज इनकी पार्टी के बाजवा जी जो पंजाब के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो ओपनली झंडा लेकर खड़े हैं। इनके खुद के उप मुख्यमंत्री जी को आम आदमी पार्टी की सरकार ने जेल में डाला है, और भी 3 मंत्री, कुल मिलाकर 4 मंत्री, पूर्व मंत्री जेल में डाले उन्होंने। ये किसको धोखा दे रहे हैं? ये अपने कार्यकर्ताओं को धोखा दे रहे हैं। जिन कार्यकर्ताओं के दम पे जाकर चुनाव लड़ना होगा उन कार्यकर्ताओं को धोखा दे रहे हैं, दिख रहा है। और चुनाव में जाएंगे खत्री जी बोल लीजिए। कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से कोई अलायंस नहीं हुआ है, अभी उस पर विचार भी नहीं हुआ है, जब समय आएगा विचार होगा। लेकिन आप अपनी तो बताइए, प्रधानमंत्री जी भोपाल की धरती से खड़े उनके नेता को 70,000 करोड़ का आरोपी बताते हैं, भ्रष्टाचारी बताते हैं, और दूसरे ही दिन भारतीय जनता पार्टी उनके गले में पटका बना करके उप मुख्यमंत्री बना देती है, और 4 दिन बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री। कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से कोई अलायंस नहीं हुआ है, पार्टी से कोई अलायंस नहीं हुआ है। ओके तो मतलब फिर ये जो ब्रेकिंग न्यूज है अशोक जी, मैं वही कह रहा हूं, आपके चैनल पे आज बड़ी न्यूज है, इसको बड़ा करिएगा। फिर सवाल ये है कि आपका उनके साथ अलायंस नहीं है। नहीं 70,000 करोड़ वाली खबर जो सवाल ये है कि अलायंस अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी का नहीं है, कांग्रेस का और तृणमूल कांग्रेस का नहीं है, कांग्रेस का बाकी पार्टियों से, तो ये 26 पार्टियों का गठबंधन जो बना है ये किस लिए बना है भाई? अगर आपका अलायंस किसी के साथ नहीं है। लेकिन ये भी दिलचस्प बात है। लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक और लेना है, मैं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी के पास आता हूं, क्योंकि मुझे अब यह भी नहीं पता कि समाजवादी पार्टी से भी आपका अलायंस है कि नहीं है। ये मैं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी से पूछूंगा कि भाई अलायंस है कि नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से तो नहीं है आपने कह दिया। अब हो सकता है कि समाजवादी पार्टी से भी नहीं है, तो फिर सवाल है कि गठबंधन क्या है। मैं आऊंगा इस ब्रेक के बाद। अबे देख अरे बेटा बच के शाबाम बोरबम बारा मेरी बूम बूम ताम जाम टिप टॉप बोरबम शाबाम बोरबम यू गॉट टू बी केयरफुल। बारिश है, सड़कें बदलेंगी, स्विच टू सीएट। बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है, और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रखिए, खुशहाल होगा शहर और गांव जब जड़ से मिटेगा हाथी पांव। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में इस वक्त जो है एक बड़ी खबर जो कम से कम अनुज अत्री कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़ा, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का कोई अलायंस नहीं हुआ है। तो फिर सवाल यह है कि ये अलायंस अगर नहीं है तो फिर क्या ये सिर्फ एक समझौता सिर्फ इसलिए था
कि दिल्ली का जो अध्यादेश आएगा उस पर जो है कांग्रेस सपोर्ट कर देगी। क्या सिर्फ ये रिश्ते सिर्फ इतने थे, इस पर मैं आऊंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जोशी जी, माफ कीजिएगा, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, बहुत अंतिम समय में आपके पास आ रहा हूं। सवाल मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन अनुज अत्रे जी ने एक और खबर दे दिया, तो मैं जानना चाह रहा हूं आपका अलायंस है कि नहीं है? जरा मुझे अपना स्टैंड स्पष्ट करना। आपका अलायंस है कि नहीं है सर? आदरणीय अशोक जी, सादर नमस्कार। सभी जो अपने पहले साथी हैं उनको भी नमस्कार। और मैं कहना चाहता हूं, जो इंडिया शब्द है आज किरकिरी बना हुआ है एनडी, और वो जो शब्द हमें देश की याद दिलाता है, देश की भावनाओं से जोड़ता है, वो शब्द भी आज दिक्कत का विषय है। और मैं कहना चाहता हूं, बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया, विपक्षी एकता के लिए जो प्रयास करेगा उसमें समाजवादी पार्टी सबसे आगे दिखाई देगी। और वो प्रयास माननीय ममता जी ने करा, चंद्रशेखर राव साहब ने करा, नीतीश जी ने करा, और इसी का परिणाम स्वरूप ये इंडिया नाम का जो हमारा सभी विपक्षी लोगों का एक समूह है उसका नाम तय हुआ है। और हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की और देश को बचाने की। सर, आपका अलायंस तो है ना? मैं ये पूछ रहा हूं कांग्रेस के साथ। बिल्कुल जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं। और इस दिशा में पहले लोगों ने कहा, ये लोग पहले कयास लगाए, विपक्ष ने नाम तय नहीं कर पाएंगे, इनकी मीटिंग नहीं हो पाएगी। आज हमारी हम लोग मीटिंग के मामले में भी गठबंधन होगा ना, वो कह रहे हैं अलायंस है, गठबंधन होगा। तो अनुज अत्रे जी, जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है और फिर लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ क्या दिक्कत है? देखिए अशोक जी, ये मुझे लगता है कोई उपहास का विषय नहीं है, गंभीर विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और आपने बार बार एक बात को पकड़ के मुझे बोलने नहीं दिया, आप अपने आप कयास लगा रहे हैं। मैं आपको फिर स्पष्ट कर देता हूं कि जो 26 दलों का जो हमारा इंडिया अलायंस बना है, जिसको इंडिया का नाम देने में हमारे चाहे आरती सिंह जी हो या हमारे और वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बैठे हैं, वो नाम लेने से शर्मा रहे, लेकिन हमें बड़े फक्र है अपने देश के नाम पे जो अलायंस बना है, इंडिया नाम पे 26 दलों का अलायंस बना है। लेकिन अभी तक किसी के साथ कोई सीट शेयरिंग की अभी कोई किसी तरह का कोई अभी रूपरेखा नहीं बनी है, किससे क्या अलायंस होना है, क्या नहीं होना है। मतलब अलायंस तो है ना आपका? अलायंस है, अलायंस में आम आदमी पार्टी है। देखिए अलायंस में है, लेकिन अभी सीट शेयरिंग की कोई तय नहीं हुई है किसी के साथ। सीट शेयरिंग वो जो 4 मंत्री जेल में है पंजाब में, उनसे पूछ लिया क्या? उनके परिवार से पूछ लिया, उनके साथियों से पूछ लिया। ओके, अलायंस है, 4 मंत्री जेल में है पंजाब में। आरपी सिंह जी वो कह रहे हैं अलायंस है, लेकिन सीट शेयरिंग नहीं हुई है। और वही बात प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी भी कह रहे हैं अलायंस है, सीट शेयरिंग नहीं हुई है, कर लेंगे। आप लोग क्यों चिंता करते हो? वो उनका अटैक है, वो लोग बैठ के तय कर लेंगे। मैं तो कह रहा हूं कितना बढ़िया अलायंस है कि एक अलायंस पार्टनर ने दूसरे अलायंस पार्टनर के 4 मंत्री पूर्व इंक्लूडिंग उप मुख्यमंत्री को जेल में डाल रखा है। एक और अलायंस पार्टनर लेफ्ट पार्टी वाले, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को कांग्रेस के जेल में डाल रखा है। एक और अलायंस पार्टनर है टीएमसी, जिनके ऊपर आरोप है इन्हीं के नेता निरंजन जी का कि हमारे कार्यकर्ताओं को मरवाया, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या कराई। यही तो मैं कह रहा था कि कितना बढ़िया अलायंस है। ये नेता लोग हाथ मिला रहे हैं, कार्यकर्ताओं का दिल मिलेंगे नहीं मिलेंगे बड़ी बात है। तो मैं मूल मुद्दा कह रहा हूं, मैं वापस अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि आपका इस बात समझ देंगे नहीं आप कि ये पूरा का पूरा हंगामा सदन के अंदर, और ये जो मणिपुर का सारा विषय सिर्फ INDAA को लॉन्च करने की कोशिश में है और कुछ नहीं। ईमानदार होते तो मैं अभी फिर वापस कहता हूं, आप गृह मंत्री जी का निमंत्रण मानते और एक प्रस्ताव पास करते, एक ज्वाइंट रेजोल्यूशन पास करते और सारे देश को संदेश देते और मणिपुर को संदेश देते और राहत देते। ओके, लेकिन फिलहाल तो ऐसा होता दिखता नहीं, और ऐसा लगता है कि फिलहाल ऐसा होगा भी नहीं। अभी तो 9 दिन हुआ है, लेकिन आगे भी कोई संभावना नहीं दिख रही कि संसद जो है फिलहाल चल पाएगी। अविश्वास प्रस्ताव पर जरूर जो है चर्चा देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ, लेकिन वो विपक्ष तय करे, क्योंकि विपक्ष की अपनी भूमि है। लेकिन कुल मिलाकर लगता है ऐसा ही है कि 24 का चुनाव है, और 24 के चुनाव तक जो है बहाना किसी का भी हो और कोई भी हो, लेकिन संसद फिलहाल जो है चलती हुई दिखती नहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि डेमोक्रेसी में संसद ही तो सब कुछ है, और अगर संसद नहीं चलेगी तो फिर डेमोक्रेसी किस मायने क्या है। बहरहाल ये विपक्ष और सरकार के तय करना है, लेकिन देश ये तमाशा देख रही है, और शायद देश को इस बात का अफसोस भी है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। 2 टूक में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।
दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया